हाय गाइस, वेलकम एंड स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में मैक्सवेल सर। तो 99% बच्चे जो हैं वो इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ के चले जाते हैं एग्जाम में, विच इज़ सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। इस टॉपिक में से आपका इस वाले जो ये आपका पार्ट है, इसमें से आपका एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। और 99% बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं क्योंकि ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि एग्ज़ाम में एक एक मार्क्स की वैल्यू कितनी ज़्यादा होती है। इसलिए आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो, मैं लेके आई हूँ आपके लिए सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट की एक छोटी सी बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपको पूरी डिटेल में सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहला हमारे पास है कि भाई अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन जो आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे सेल्स हैं उसमें कॉन्स्टेंटली आपको मटेरियल का एक्सचेंज चाहिए, जैसे कि आपको ऑक्सीजन, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर आपको चाहिए होता है। सेल के अंदर वो क्यों चाहिए? ताकि जो हमारा सेल है उसमें आपका एटीपी का प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, देन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक वेस्ट मटेरियल होती है, इसलिए उसका सेल से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। न्यूट्रिएंट्स के हमारे सेल को ज़रूरत होती है, अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, प्रोटीन फॉर्मेशन में ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, एटीपी फॉर्मेशन में। आयंस जो होते हैं ये जो हमारे चैनल्स होते हैं उनको मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, चैनल्स ओपन रखने में हेल्प करते हैं। साथ ही में जो हमारी नर्व इम्पल्सेस जो हमारी ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं, ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, उनके लिए भी आपके जो आयंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इस वजह से आपका जो आयंस है इनका भी आपका ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है। देन वाटर का ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी और जो हमारा सेल है 70 से 75% जो है वो वाटर का ही बना हुआ होता है। एंड वाटर ही आपका बेस होता है जो बाकी चीज़ों को सॉल्यूबल करने में हेल्प करता है। ठीक है, देन आपके कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। जब सेल में आपका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जब वो आपके चीज़ें डाइजेस्ट कर रहा है, तो वेस्ट प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी आपका सेल से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, एंड इन टर्न हमारी बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो आपके ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट्स आपके होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये सारे के सारे जो ट्रांसपोर्ट्स हैं आपके, ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आपकी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ताकि आपको ये पता चल पाए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट आपका कैसे हो रहा है। तो अगर आप ये वाला डायग्राम देखेंगे यहाँ पर, तो इस डायग्राम में हम आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शो कर रहे हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आपकी, या आपकी फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है, इसको आपका फॉस्फोलिपिड बायलेयर कहते हैं। फॉस्फोलिपिड बायलेयर क्यों बोल रहे हैं? बाय का मतलब होता है टू, तो अगर आप देखोगे तो इसमें एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, इसमें आपकी दो लेयर प्रेजेंट है, इसलिए इसको बाय लेयर कह रहे हैं। और फॉस्फोलिपिड्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें आपके प्रोटीन्स एंड जो लिपिड्स हैं ये दोनों के दोनों इसमें प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसको आपका फॉस्फोलिपिड बोला जा रहा है। ठीक है, अब जो हमारी ये सेल मेम्ब्रेन होती है ये आपकी बाई लेयर तो है, ये साथ ही आपकी बाईफेजिक भी होती है। मतलब कि इसमें आपका ये जो हेड का पोर्शन आपको दिख रहा है, तो इसका हेड का पोर्शन कुछ इस तरह से होता है, देन ये इसकी टेल होती है। ठीक है, तो ये जो इसका हेड का पोर्शन है, ये पोर्शन आपका हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। ठीक है, मतलब कि ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये पानी को अपने में अट्रैक्ट होने देगा। हाइड्रोफोबिक जो होती है वो इसकी ये टेल होती है, ये इसकी जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि ये पानी से दूर भागती है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि भाई देखो, हमारी बॉडी में तो पानी प्रेजेंट होता है एंड सेल के अंदर भी पानी प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए इसके नीचे पे एक और लेयर लगती है आपके हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक की, जिसकी वजह से ये आपकी दो लेयर बन रही है। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो ऊपर आपको ये जो गोल गोल है, ये ग्लोब्यूल जो आपको दिख रहे हैं, ये आपके वाटरफिलिक हैं, हाइड्रोफिलिक है यानी वाटर लविंग। एंड ये जो आप नीचे वाले ये पार्ट देख रहे हो, ये आपका हाइड्रोफोबिक टेल्स है। ठीक है, सिमिलरली इसके नीचे ये वाला पार्ट जो है ये सेम वे में अटैच्ड है, जिससे कि जो हमारे वाटर में एक्सपोज होने वाला पार्ट है वो तो हमारा वाटर लविंग है, एंड जो हमारा अंदर की तरफ रहने वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है। इसकी वजह से क्या होता है कि एक स्टेबिलिटी जो होती है वो सेल को प्रोवाइड होती है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे
कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स है आपके, ठीक है, आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट है। इन चीज़ों को हम डिटेल में आपकी आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम सेल की वन शॉट वीडियो लेके आएंगे, पूरे के पूरे सेल को डिटेल में एक्सप्लेन करा जाएगा। साथ ही में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मैं बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके इस साल के एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो चैनल्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं इसमें एम्बेडेड, ये आपके मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट के थ्रू हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ये आपके पंप्स की तरह काम करते हैं, आपके चैनल्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। और ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का, ये आपका सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब कि ये किसी किसी को अंदर आने देता है, ठीक है। मतलब कि ये बेसिकली गार्ड की तरह काम करता है। ऐसे सोचो जैसे आपका घर है और आपने एक बॉडीगार्ड अपने घर के बाहर बिठा रखा है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो पहले लोगों को पूछेगा कि भाई तुम्हें काम क्या है। अगर उनका काम उसे वैलिड लगेगा तो ही उसे घर के अंदर आने देगा, वरना उसे घर के अंदर नहीं आने देगा। इसी तरह जो आपकी एक सेल मेम्ब्रेन है, ये गार्ड की तरह काम करती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। जिस इंसान को कुछ काम है, जिस आपके मटेरियल को कुछ काम है, उसी को सेल के अंदर आने देगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब जो हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं, हमारे दो टाइप के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता है, जिसमें हमारा एटीपी नहीं रिक्वायर्ड होता, विदाउट एटीपी होता है। मतलब कि ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसके अक्रॉस जो है आपका पूरा का पूरा मूवमेंट हो रहा है, लेकिन उसमें हमारी कोई भी एटीपी नहीं यूज़ हो रही, यानी कि हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि हमारी एनर्जी नहीं यूज़ हो रही है, ठीक है। ये सिर्फ आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन का मतलब है कि भाई जहाँ पे आपका तादाद किसी चीज़ की ज़्यादा है वो आपका हायर कंसंट्रेशन हो गया, एंड जहाँ पे आपकी तादाद कम है वो आपका लोअर कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है इसको, ठीक है। इसमें आपकी एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती, जो मूवमेंट होता है वो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन एंड एक होता है आपका ऑस्मोसिस, ठीक है। डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन आपका कुछ इस प्रकार दिखता है। डिफ्यूजन के लिए आपका मेम्ब्रेन होना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। इसके बारे में अभी आगे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। और ये जो होता है आपका ऑस्मोसिस, वो कुछ इस प्रकार दिखता है, उसके लिए आपका एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है, ठीक है। डिफ्यूजन में आपका कोई भी सब्सटेंस जो है वो मूव करता है, ये गैसेस इन गैसेस भी होता है, वाटर इन वाटर भी होता है, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड भी होता है। एंड ऑस्मोसिस जो होता है आपका, इसमें आपका जो लिक्विड पार्ट होता है, जो आपका वाटर होता है, उसका मूवमेंट होता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इन दोनों के बारे में और डिटेल में। तो डिफ्यूजन आपका क्या होता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन जो होता है आपका, वो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखना कि डिफ्यूजन में आपका मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, ऑस्मोसिस में आपका वाटर का मूवमेंट होता है। अगर आपको कहीं पे ये बोला जाएगा कि ऑस्मोसिस में सल्यूट का मूवमेंट हो रहा है या आपके किसी सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को रॉन्ग लिख दोगे, क्योंकि इसमें से वाटर के मूवमेंट के बारे में बात होती है। कोई और अगर उसमें सॉल्यूट या सॉल्वेंट है तो वो नहीं आपका ऑस्मोसिस में आपका कंसिडर करा जाता है, ठीक है। ओके, तो अब जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब कि कोई मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये मेरा पानी है, ठीक है। इस पानी में ये मेरा सॉल्टी वाटर है, ठीक है। ये जो पानी है मेरा, मैंने ये पानी मैं समंदर से लेके आई, ठीक है। इसमें मेरे सॉल्ट का कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक। ये पानी है मेरे पास में। अब इस पानी को मैंने क्या करा, मैंने बिना मेम्ब्रेन के ही ग्लास में डाल दिया। इस ग्लास में मेरा सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल थे, इस ग्लास में मेरा नमक वाला पानी नहीं था। वेयर एज ये वाला जो पानी था, ये पानी मैं समंदर से लेके आई थी, इसलिए इसमें नमक की तादाद जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। यानी कि जो ये वाला एरिया मेरा है, ये मेरा हायर कंसंट्रेशन का एरिया हो गया, ठीक है। एंड मीन वाइल जो ये वाला एरिया है मेरा, जिसमें मेरा सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल है,
ठीक है, यहाँ पे मेरा सिर्फ वाटर वाटर का मॉलिक्यूल है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये लोअर कंसंट्रेशन का हो गया। क्यों हुआ लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि इसके साथ में नमक नहीं है, ये अकेला पानी है। यहाँ पे आपका नमक प्रेजेंट है, इसलिए कि हायर कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ज़रूरी नहीं है कि इनके बीच में एक मेम्ब्रेन हो, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपका एक मेम्ब्रेन होना चाहिए। अगर आपका ये मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं भी प्रेजेंट है तो भी आपके जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ जाना चालू कर देंगे। ठीक है, उनका मूवमेंट जो है वो इस साइड में आना आपका चालू हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये मेरे नमक के पानी था और यहाँ पे नमक के मॉलिक्यूल्स मेरे ज़्यादा प्रेजेंट थे। ये इस साइड पे मेरा नॉर्मल वाटर था, तो जो मेरे नमक के मॉलिक्यूल्स थे वो इधर मूव करने चालू कर गए। और ये तब तक मूव करते रहे जब तक दोनों में एक इक्विलिब्रियम नहीं आ गया, जब तक दोनों साइड का कंसंट्रेशन सेम नहीं हो गया। यानी कि ये जो नमक है ये यहाँ पे तब तक मूव करते रहेंगे नमक के मॉलिक्यूल्स जब तक कि ये पूरा का पूरा पानी नमकीन नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि आप देखो, कब आप लोग जैसे जूस बनाते हो, ठीक है, जैसे शुगर सिरप्स होते हैं, सबने देखा होगा, रूह अफ़ज़ा देखा होगा सबने। ठीक है, तो रूह अफ़ज़ा जो होता है वो क्या होता है, वो आपका शुगर सिरप होता है, बहुत मीठा होता है वो। तो जब आप उसे पानी में मिक्स करते हो, आप काफ़ी सारे पानी में उसे मिक्स करते हो, तो पूरा पानी इवनली मीठा हो जाता है ना। ऐसा तो नहीं होता है कि सिर्फ ऊपर ऊपर का पार्ट मीठा हुआ, नीचे का पार्ट मीठा नहीं हुआ। पूरा का पूरा पानी जो है वो इवनली मीठा हो जाता है। वो क्यों मीठा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूजन हुआ है, एंड डिफ्यूजन होने की वजह से वो जो शुगर मॉलिक्यूल्स मेरे रूह अफ़ज़ा में प्रेजेंट थे वो मेरे पूरे पानी में आके मिल गए हैं। ठीक है, ये गैसेस में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है। गैसेस में फास्टर होता है कंपेयर टू लिक्विड्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे और एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे कि हमारे लंग्स में ऑक्सीजन जब एंटर कर रही होती है, ठीक है, तो वो भी एक डिफ्यूजन के थ्रू होता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड जब सेल्स को लीव करता है या ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर जा रही होती है, तो वो भी आपका डिफ्यूजन के थ्रू ही काम करती है, क्योंकि उस समय सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, बाहर ज़्यादा होती है। सिमिलरली सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, बाहर कम होती है। तो इसलिए जो आपका वो है डिफ्यूजन के थ्रू होता है। परफ्यूम अगर हम कमरे के एक जगह पे छिड़कते हैं तो पूरे कमरे में फैल जाता है थ्रू डिफ्यूजन। ठीक, और फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं आपके डिफ्यूजन को। सबसे पहले आपका कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट होता है। ठीक है, अगर आपके पास में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो फिर आपका जल्दी जल्दी जो है वो कंसंट्रेशन कम है, अगर आपके पास पानी की मात्रा, तो आपका कंसंट्रेशन जो है वो जल्दी मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि उसे कम कम एरिया में घुलना होगा। और अगर ज़्यादा होगा तो स्लो हो जाएगा। ठीक है, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है आपका। ठीक, देन आपका टेम्परेचर होता है। अगर आप पानी को गर्म कर दो तो जल्दी आपका ये प्रोसेस जो है फास्ट हो जाती है। ऐसे फास्ट की होती है क्योंकि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं जब इन्हें हीट मिलती है तो ये एक्साइट हो जाते हैं, ये इनकी एनर्जी की जो स्टेट होती है वो बढ़ जाती है। तो जब इनकी एनर्जी की स्टेट बढ़ जाती है तो ये मूवमेंट इनका ज़्यादा तेज़ हो जाता है। ये चीज़ आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, देन जो आपका सरफेस एरिया है, मतलब कि कितना बड़ा आपके पास में ग्लास है, बड़ा है, छोटा है, कितना बड़ा भगोना है, उसके बेसिस पे भी ये डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल्स का साइज़ कितना छोटा कितना बड़ा है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक, नेक्स्ट अब हमारे पास में है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस में आपका क्या होता है कि मूवमेंट होता है आपके वाटर का अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे देखो एक मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होती है, ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल आपके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ आपका वाटर ही मूव करता है, ओनली वाटर आपका मूव करता है। इसमें आपके उसमें पहले तो आपके नमक के मॉलिक्यूल्स या आपके जो सॉल्यूट था उसके मॉलिक्यूल्स जो थे वो मूव कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो है वो कर रहे हैं मूव। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई यहाँ पे आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपकी ज़रूरी होती है। ठीक है, पानी का कंसंट्रेशन अगर इस तरफ पे कम है और यहाँ पे आपका नमक ज़्यादा है, ठीक है, मान लो आपने मेम्ब्रेन के एक तरफ नमक का पानी रखा है और दूसरी तरफ आपका नमक का पानी नहीं है, नॉर्मल पानी है, तो वो नमक को पीछे छोड़कर जहाँ पे आपके पानी का कंसंट्रेशन कम है उस तरफ पे आपका मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, अब ये जो आपका पूरा ऑस्मोसिस होता है ये आपका टोनिसिटी से रिलेटेड होता है। टोनिसिटी जो होती है ये आपके ये डिस्क्राइब करती है कि भाई जो सोल्यूशन है
वो किस तरफ उसका कंसंट्रेशन है, कहाँ आपका कंसंट्रेशन कम और ज़्यादा है, और इसी के बेसिस पे जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है वो सेल से अंदर या बाहर जाना डिपेंड करता है कि भाई जो आपका सॉल्यूट है यानी कि जो आपका वाटर है वो अंदर मूव करेगा या बाहर मूव करेगा। ठीक है, और ये है आपकी ये आपके सेल साइज पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब टोनिसिटी क्या है? ठीक है, अब टोनिसिटी जो होती है आपकी, अगर आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब ये है, अब ये देखो ये हमारा आउटसाइड है, ठीक है, आउटसाइड एक आउटसाइड और इनसाइड होता है। ठीक है, अब तो आउटसाइड जो है वहाँ पे लेस सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है, और मोर वाटर है आपका आउटसाइड। ठीक है, यानी कि अगर आपका पानी इधर पे ज़्यादा है तो मतलब आपका जो पानी है वो आउटसाइड में आपका ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, आउटसाइड में आपका लेस सॉल्यूट है, तो जो वाटर है आपका वो सेल के अंदर मूव करने लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये मेरा आउटसाइड था, ठीक है, और ये मेरे सेल का इनसाइड है। ठीक, अब क्या हुआ कि आउटसाइड में पानी की मात्रा ज़्यादा है और इनसाइड में पानी की मात्रा कम है, तो ये पानी बाहर से सीधा अंदर की तरफ आने लग जाएगा, अंदर की तरफ मूव करने लग जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो सेल है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। जैसे कि तुमने सुना होगा कि किशमिश को रात को भिगा के रखो, तो जब तुम किशमिश को रात भर भिगाते हो तो वो सुबह ना इतनी फूल जाती है। आज ये एक्सपेरिमेंट करके देखना अगर अभी तक नहीं करा है, कि किशमिश को पानी में भिगा देना। ठीक है, तो क्या होता है आपका कि भाई जब आपका किशमिश के अंदर आपका क्या है, उसके अंदर शुगर शुगर है। ठीक है, तो शुगर ज़्यादा है, पानी कम है, और जब आप उसे पानी में भिगाते हो तो बाहर पानी ज़्यादा होता है, अंदर पानी कम हो जाता है। तो इसलिए बाहर से अंदर की तरफ आपका जो पानी है वो आने लग जाता है। ठीक है, अब जब बाहर से आपका अंदर की तरफ पानी आने लग गया तो इसका मतलब अंदर जो है आपका स्वेलिंग आ जाएगी, और किसी किसी केसेस में आपका जो सेल है वो ब्रस्ट भी कर सकता है, इतना ज़्यादा मोटा हो जाता है। ठीक है, देन होता है आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि सेल के बाहर की साइड में आपका जो पानी है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और सॉरी जो आपके सेल के बाहर है वहाँ पे आपका लेस वाटर होता है आउटसाइड में। ठीक है, आउटसाइड में आपका लेस वाटर होता है। ठीक, तो उसकी उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका सेल है, ठीक है, उसके बाहर आपका जो है वो पानी मूव करने लग जाता है, क्योंकि बाहर जो है आपका पानी का कंसंट्रेशन कम हो गया, तो वाटर जो है वो आपका मूव आउट करेगा और सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप किशमिश को एक शुगर के सोल्यूशन में रख दो या नमक के पानी में रख दो, तो क्या होगा कि आपको सुबह जो है आपकी जो किशमिश है वो एकदम ऐसे सूखी हुई मिलेगी, क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन उसके अंदर के कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो गया, तो अंदर वाला पानी जो था वो बाहर की तरफ मूव करने लग गया। ठीक है, प्लांट्स में आपका प्लाज्मोलिसिस हो सकता है। प्लाज्मोलिसिस आपका क्या होता है, क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है आपका ऐसे सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब सेल वॉल जो आपकी ये प्रेजेंट है, अब क्या हुआ, ये तो सेल वॉल है। ठीक, अब जब प्लाज्मोलिसिस हुआ यानी कि आपके इस सेल ने अपना जो पानी है वो बाहर देने लग गया। जब वो पानी बाहर देने लगा तो क्या हुआ कि सेल जो है आपका वो पूरा श्रिंक हो गया। इसकी शेप जो है वो तो सेल वॉल की वजह से मेंटेन्ड है, लेकिन अंदर इसमें श्रिंकेज आ गई, इसने सेल वॉल को छोड़ दिया। ठीक है, वरना सेल आपका कैसे होना चाहिए था, आपका सेल ऐसा होना चाहिए था, है ना, ऐसा होना चाहिए था। अब इसने जब पानी छोड़ा तो ये श्रिंक हो गया, आपका कुछ इस प्रकार का हो गया। ठीक है, इसने अपनी सेल वॉल साइड साइड से छोड़ दी। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है इसको आपका प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। ठीक, अब आपके इसके बाद में होते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशंस। आइसोटोनिक सोल्यूशन जो होते हैं आपके, ये वो होते हैं जिसमें भाई इक्वल होता है, मतलब ये अंदर बाहर आपका सेम सोल्यूशन है, सेम सेम आपका कंसंट्रेशन है, तो पानी का कोई मूवमेंट नहीं होता। तो इसके एग्जांपल्स होते हैं आपके सलाइन सोल्यूशंस। जब आपको कभी इंजेक्शन वगैरह लगता है तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर एक ऐसे सिरिंज में आपके दवाई के साथ में कुछ और भी भरते हैं, तो वो आपका सलाइन सोल्यूशन होता है, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन जाए और ऐसा ना हो कि अंदर आपका डिफ्यूजन होने लग गया। ठीक है, या आपका ऑस्मोसिस होने लग गया। ठीक, तो ये दोनों आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट के पार्ट होते हैं। अब आते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। अब एक्टिव एक्टिव से आप क्या समझ रहे हो? एक्टिव कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, हमें चाहिए एटीपी, यानी कि हमें चाहिए एनर्जी। ठीक है, तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है आपका, इसके लिए भी आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि आपका एटीपी रिक्वायर्ड होता है। ये जो होता है आपका, ये आपका मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन होता है, लेकिन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। यानी कि देखो
यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन जो है वो लोअर है, यहाँ पे आपका हायर है, लेकिन ये आपका लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। अभी तक क्या हो रहा था, हायर से लोअर पे मूव कर रहा था, यहाँ पे आपका लोअर से हायर पे मूव करेगा। ठीक है। ऐसी आपकी एक रिवर्स ऑस्मोसिस भी होती है, वो भी आपका एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट होती है, जो आपकी रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे ये मेरे नमक के आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और ये मेरी एक मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है मेरी। ठीक है, यहाँ मेरे जो है वो नमक के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक, और इसके साथ में ये जो है मेरे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि यहाँ पे मेरा कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्यूट है, और यहाँ मेरे से वाटर के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ कुछ नहीं है। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि इसका मूवमेंट इस तरफ होना चाहिए कि भाई ये जो पानी है ये लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करे। लेकिन होता क्या है कि आप उसको बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करके उसको बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करके, बिजली प्रोवाइड करके क्या करते हो कि इधर से उसको हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भेजते हो कि पानी आपको यहाँ से यहाँ मूव करे। यही मेथड जो है ये आपका आरओ में यूज़ होता है, जिसको आपका रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है। अब भाई हमारी बॉडी में ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों नीडेड है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारे को न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करवाने होते हैं, लेकिन हमारे को कंसंट्रेशन भी मेंटेन करना होता है। कई बार हायर कंसंट्रेशन से भी आपको न्यूट्रिशंस जो है वो उठाने पड़ जाएंगे। ठीक है। आयन का बैलेंस जो है वो हमारी बॉडी में बना रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ वाटर ही वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, हमें आयन्स भी चाहिए। और दूसरा, हमारे को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेंटेन करके चलना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है कि भाई हमारी बॉडी में हमारे सारे इम्पल्स जो है वो बढ़िया करके ट्रांसफ़र होते रहें, तो उसके लिए हमारे को एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमारी बॉडी में मेंटेन करके चलना होता है। ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास में, इसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, NaK पॉजिटिव पंप जो होते हैं आपके सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है। अब इसकी फंक्शन क्या होती है कि ये 3Na जो होता है हमारे सेल में से, ठीक है, 3Na यानी कि 3 सोडियम के आपके जो आयंस होते हैं इनको ये बाहर भेजता है, और उसके बदले ये आपके 2 पोटेशियम के आयंस को अंदर ले लेता है। इससे आपका एक ATP यूज़ होता है बस। ठीक है। इससे क्या होता है कि जो हमारी जो रेस्टिंग पोटेंशियल है उसे मेंटेन करके रखता है। हमारी नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए ये ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो आपका सोडियम और पोटेशियम है ये हमारे नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करने में, ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। सेल की स्वेलिंग को ये प्रिवेंट करता है, और एक ऑस्मोटिक बैलेंस जो होता है उसको ये बना के रखता है हमारी बॉडी में। ठीक है। तो ये आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसका बेनिफिट्स होते हैं, उसके इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं बट लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप कीजिएगा। हम और टॉपिक्स पे वीडियो ला रहे हैं, जल्दी हमारे और सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी चालू हो रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। सेल ट्रांसपोर्ट को जितना डिटेल में आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझाया है, इतना इतना आपको शॉर्ट में एंड डिटेल में कोई और नहीं समझाएगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आपको इसके नोट्स प्लस आपको इसके 50 जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन आपको उसके लिए नीचे कमेंट करना पड़ेगा। ओके। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।